वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया। आपकी एक एनजीओ है माँ नाम से, और मैं आपको इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ का एक बेबी आपके यहाँ आपके थ्रू और आपकी हेल्प से मैंने उसको बरी किया था, वाईटी को, राइट। मैं तब से ही चाहती थी कि मैंने तभी भी आपसे बात करी थी कि मैं आपकी एनजीओ के बारे में लोगों तक कहीं ना कहीं से खबर पहुंचा पाऊं कि क्योंकि जब मेरे यहाँ ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ था तब मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। और शायद ये एक डेस्टिनी में था कि मैं वाईटी के थ्रू आपसे मिल पाई, और मैं ये चाहती हूँ कि आज के एपिसोड के थ्रू जितने लोग जान सकते हैं आपके बारे में, क्योंकि जिस तरीके से मैं उस वक्त प्रॉब्लम में थी अपने बेबी को लेके कि मैं उसको कहाँ लेके जाऊं, उसे कहाँ दफनाऊं या क्या करूं उसके साथ, वैसे काफी सारे लोग होंगे, डेफिनेटली होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रीच अभी उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं और जितने भी लोगों को ये समझ आ पाए कि ऐसी भी जगह है जहाँ होता है बच्चों के साथ इतना कुछ। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपको अपने इस एनजीओ को स्टार्ट करने का मतलब कहाँ से आइडिया आया? देखिए, एनजीओ फॉर्म करना मेरा प्लान नहीं था। मेरा प्लान था वर्क करना। जो हेल्प मैंने आपके लिए की थी कभी, वो ही मैं बाकी सबके लिए करना चाहती थी। लेकिन जैसा कि आपने कहा रीच, उसके लिए मुझे कोई तो एक ग्राउंड चाहिए था। मैं इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल वो कर पाना, वो लोगों तक स्प्रेड कर पाना मेरे लिए इजी नहीं था। इसीलिए मुझे एनजीओ फॉर्म करना पड़ा। और जब मैंने एनजीओ फॉर्म किया तो मेरे लिए इजी हो गया कि मैं लोगों को बता पाऊं कि एक प्रॉपर एक जगह है या प्रॉपर एक फॉर्म है या एनजीओ है जो ये कर रही है। नहीं तो मैं इंडिविजुअल अपना नाम बताती तो शायद लोग उतना जल्दी नहीं पकड़ पाते उस चीज को, और फिर क्या लोग परेशान होते रहते हैं। तो मैंने इसीलिए एनजीओ फॉर्म किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊं। इंडिविजुअल के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है। जी, आपके एनजीओ का एम क्या है? देखिए, एनजीओ का एम जो है, मैं तो हमेशा से ही, बहुत साल हो गए हैं मुझे स्ट्रेस की हेल्प करते हुए। ट्रीट ऑन स्ट्रीट भी करती हूँ, जिसको ज़रूरत होती है डॉक्टर के पास भी लेकर जाती हूँ, फीड भी कराती हूँ। मेरा जो मेन जो एनजीओ का मोटिव है वो यही है कि जो लोग स्ट्रेस को, पेट्स को, इवन सिर्फ स्ट्रेस की बात नहीं है, एनिमल्स, वॉट एनी काइंड ऑफ एनिमल्स, थोड़ा सा भी एक खटास होती है ना लोगों के मनों में कि नहीं ये काट लेता है या ये गाय है ये गंदा करती है। इस चीज को मुझे हटाना है और बहुत पोलाइटली हटाना है। मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं करना है मुझे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जब मैं एज एन इंडिविजुअल में किसी से मिलूं तो मैं उनको ये समझा पाऊं कि भाई वो उनके एक्सपेक्टेशन हमसे ही है और हम उनको अपने समाज में प्रॉपर जगह दें। और मेरे एनजीओ को फॉर्म करने का कारण भी यही है, और मैं यही चाहती हूँ कि उनको प्रॉपर उनकी जगह मिले। दैट इज इट। जी, आपके एनजीओ का नाम? मेरे एनजीओ का नाम है, इट्स मानवतया अस्तित्वम अस्ति, विच वी कॉल MAA माँ। पीपल कॉल मी माँ। जी। आपका आपने जब ये स्टार्ट किया तो उसके पीछे की कोई स्टोरी थी, मतलब कुछ ऐसा कोई इंसिडेंस था या कुछ था जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको करना चाहिए? हाँ, स्टोरी थी, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मेरे घर में बहुत सारे पेट्स हैं। अभी भी मेरे पास ऑलमोस्ट 18 पेट्स हैं घर पे। तो मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड पप थी जो कि 4 मंथ की एज में पैरालाइज्ड हो गई थी। 4 मंथ से लेकर उसकी 9 मंथ की एज तक शी वॉज बेड रिडन। वो बेड पर थी, मैं उसकी बेड पर ही सेवा करती थी। तो वो पेट से उठकर एक बच्चे की तरह हो गई थी। फिर एट द एंड उसे जाना ही था। जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे एक्चुअली शिवांगी कि हमें उसके साथ क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ जानते भी नहीं है कि हम उसे कहाँ दफना दे। प्राइवेट एरिया में आप कहीं कर नहीं सकते वो काम। फिर मेरे हस्बैंड बोले मुझे कि इस तरह टूटे फूटे रहने से नहीं चलेगा, वी हैव टू टेक डिसीजन। और जब हम अपने परिवार के इंसान को बड़े इज्जत के साथ विदा करते हैं तो उसका भी हक बनता है। उस दिन ही हमने पहला क्रमेशन जो था वो मेरी माया का ही हुआ था, जो मैंने किया था, दाह संस्कार। वहां से ही मुझे समझ में आया कि बीइंग अ पेट पेरेंट मुझे कैसा लगा था
और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स आई थी। उस टाइम पर कोई खड़ा नहीं था, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही थे। तो अब मैं उसी चीज की हेल्प करने के लिए लोगों की, कि भाई जब वो हो ऐसा सिचुएशन आए तब मैं उनके साथ खड़ी रह सकूं। दैट इज इट, दैट वाज द स्टोरी। और माया फिर इज द स्टोरी। आपके पास लोग कैसे पहुंचते हैं? बहुत बार अब तो ऐसा हो गया है कि लोग जानने लगे हैं, डॉक्टर्स बहुत हेल्प करते हैं, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके पास भी सवाल आते हैं यही कि अगर पेट के साथ ऐसा हो गया है तो क्या करें, वो हेल्प करते हैं। प्लस अभी तो मैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं मुझे, जहाँ पे भी आप पेट फ्यूनरल सर्विस सर्च करेंगे तो आपको गूगल पर मेरा नंबर मिल जाएगा, माँ का नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। और प्लस अब इतने सारे 70+ करा चुकी हूँ पिछले 1.5 सालों में, तो थोड़ा लोगों के जरिए भी एक दूसरे को पता चल जाता है। आपने बोला आपके पास 18 पेट्स हैं घर पे, तो कैसे मैनेज करते होंगे आप? बहुत मुश्किल से। इट इज नॉट इजी, क्योंकि हम एक पेट भी रखते हैं तो लोगों को लगता है कि एक पेट के लिए हमको दिन का 2 घंटा 3 घंटा निकालना होता है। 18 पेट्स हैं, और मैंने अभी तक कोई भी एज सच मैन पावर नहीं रखा है उनको हैंडल करने के लिए। कुछ बच्चे हैं जो बीमार हैं या जिनको स्पेशल केयर की जरूरत है, उनको मैं अपने घर में अपने साथ रखती हूँ। 9 बच्चे अभी मेरे साथ मेरे घर पे हैं, बाकी बच्चे फार्म पर हैं। वहां पर एक है फैमिली जो बहुत सालों से मेरे घर पे ही काम करती थी, जो सोसाइटी हेल्पर्स होते हैं, खाना बनाती थी वो। तो क्योंकि बच्चे मेरे सारे उनको जानते थे, तो वो वहां रहती हैं उनके साथ। तो वो देखती हैं मेरे बाकी के बच्चे, लेकिन जिनको स्पेशल केयर की जरूरत है, जिनको ट्रीटमेंट्स की जरूरत है, उन बच्चों को मैं अपने साथ मेरे ही घर पर रखती हूँ। ओके। और फंडिंग कैसे मैनेज होती है? फंडिंग ऐसे मैनेज होती है कि थोड़ा तो कुछ लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं जो डोनेट भी करते हैं, और उसके अलावा मेरे हस्बैंड जनरल इंश्योरेंस में हैं, वो वर्क उनका चल रहा है, उनका काम चल रहा है। और ये तो मेरा काम है। तो हम लोग क्या बहुत ऐसे बहुत लाविश लाइफ नहीं रन करते हैं। जब से मैं इस फील्ड में हूँ तब से हम लोग बहुत ही एक नॉर्मल लाइफ रन कर रहे हैं। जो भी अर्निंग होती है, चाहे मैं हॉस्टल रखती हूँ, मैं बोर्डिंग्स रखती हूँ बच्चों की, उससे भी जो अर्निंग होती है वो सारा मेरा इन बच्चों में ही जाता है। अच्छा। लोग फंडिंग करते हैं, लोग कंट्रीब्यूशन के लिए आगे आते हैं? हाँ आते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, कुछ फीडर्स हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे लोग हैं जो फिजिकली नहीं कर सकते शिवांगी। बहुत सारे लोग हैं जो पेट्स के लिए या स्ट्रेस के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट दे कांट डू फिजिकली। वो टाइम नहीं दे सकते, वो इतना एफर्ट नहीं लगा सकते, कुछ डरते भी हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो मेरे थ्रू, कभी 2 दिन का फूड हुआ, कभी उनके लिए 1 महीने का चावल हुआ, जो भी जितना उनको लगता है वो मुझे देकर जाते हैं। ऐसा है। ओके। और आपको कम्युनिटी से कैसा सपोर्ट मिलता है? कम्युनिटी का तो ऐसा है कि हम, मुझे जितना मैंने सीखा है अब तक पिछले 4-5 सालों में, कि अगर हम पोलाइट हैं तो हमको वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता है। अगर हम बहुत हार्शली किसी के साथ बात करते हैं तो हमको वैसा मिलता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि हमको क्या मिल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम वहां से हटते हैं तो उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो हम लोगों को बड़ा पोलाइट रहना पड़ता है, क्योंकि हम सबसे सिर्फ हेल्प चाहते हैं। हम किसी को ये नहीं कहना चाहते कि नहीं नहीं ये उनका राइट है, आपको उनको रहने ही देना पड़ेगा। नहीं, ये उनका राइट है, आपको रहने देना पड़ेगा, लेकिन इस चीज के लिए आपके अंदर से आना जरूरी है। और कम्युनिटी में जब हम उस तरीके से उनको समझाते हैं तो ह्यूमैनिटी अभी भी है भाई, ऐसा नहीं है, इंसानियत जिंदा है, इंसान समझते हैं। वो तो है। जब आप ऐसे स्ट्रे डॉग्स देखते होगे कभी भी, तो आपके मन में ऐसी फीलिंग नहीं आती कि मैं इनको भी ले चलूं साथ में? बहुत सारे रखे हुए हैं मैंने, बहुत सारे हैं जिनको मैंने रेस्क्यू किया था, और फिर उसके बाद वो ठीक हो गए, पर वो गए नहीं। ऐसे 7-8 बच्चे हैं मेरे पास। कुछ बच्चे ठीक हो जाते हैं, चले जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रेस को हम बांध कर रख नहीं सकते, तो नहीं रहते हैं वो, उनको ठीक किया वो चले गए। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको अटैचमेंट हो जाता है, वो नहीं जाते फिर।
फिर वो आपके पास रह जाते हैं। तो आपने कभी ऐसा कहीं आपने कोई शेल्टर बना के रखा है या आपको ऐसा लगता है कि कभी बनाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे बनाना चाहिए। बाकी तो गवर्नमेंट का तो प्लान चल ही रहा है, अभी निगम का भी प्लान चल रहे हैं बहुत सारे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एनजीओ रन करते हैं, उनके भी शेल्टर्स हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि एक शेल्टर मैं शायद अगले 1 साल के अंदर ही मैं कर लूंगी तैयार, जहां पर वो बच्चे रहेंगे जो रहना चाहते हैं, जिनको रहने से प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हर एक स्टे ना ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होता है। तो जो रह सकता है और जिसको ज़रूरत है मेरी, जहाँ तक मेरी रीच है वहां तक मैं चाहूंगी जरूर कि मैं एक शेल्टर बनाकर बहुत जल्दी उनके लिए जगह बनाऊं। मेरा एक ये क्वेश्चन भी था कि मोस्टली ये कंप्लेन आती है स्ट्रे डॉग से, लोग डरते हैं कि वो काट देगा, बाइट कर देता है, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, ये है वो है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं लोगों को सोसाइटीज में प्रॉब्लम। तो मुझे ये समझना था कि ये जो डॉग्स बाइट करते हैं ये किस तरीके के डॉग होते हैं और ये कौन से तरीके के इंसान होते हैं जिनको वो बाइट करते हैं? बिकॉज मैं खुद भी जिस सोसाइटी में हूँ उसके बाहर भी हैं स्ट्रे डॉग्स हैं, बट काफी लोगों को उनसे प्रॉब्लम है। बट मैं क्योंकि डॉग फ्रेंडली रही हूँ, मेरे यहाँ 3 डॉग्स रहे हैं, तो मैं अगर वहां से जाती हूँ, मैं वॉक करती हूँ अक्सर वहां, तो मैं वहां से जब भी गुजरती हूँ तो वो लोग लड़ भी रहे होते हैं अगर एक दो आपस में, तो मैं थोड़ा जोर से डांट देती हूँ तो दोनों अलग अलग होके चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये कौन से टाइप के कैसे, नहीं नहीं, ये गुस्सा होके किसी को काट कैसे देते हैं? मतलब डॉग्स आपस में कब लड़ रहे हैं कब नहीं लड़ रहे हैं, नो वन कैन प्रिडिक्ट। वो अच्छे दोस्त होते हुए भी लड़ लेते हैं कई बार, लेकिन ह्यूमंस के साथ वो ऐसा क्यों करते हैं? मैं जाती हूँ, मेरे हस्बैंड जाते हैं, मेरा बेटा जाता है, हम लोग कहीं भी हो, मेरा जो उनको अप्रोच करने का तरीका है दैट इज डिफरेंट, मेरे हस्बैंड का जो तरीका है विच इज डिफरेंट। उनके अंदर एक थोड़ी सी झिझक होती है, जैसे कि वो बोलते हैं कि मैं फट से किसी को भी अप्रोच नहीं कर सकता, मैं फट से उसको छू नहीं सकता, मुझे लगता है ऐसा कि शायद वो बाइट कर देगा। और जब भी वो उसको भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है, जानवर को समझने की शक्ति बहुत ज्यादा दी हुई है, वो आपके अंदर की फीलिंग को सेंस करता है, वो समझता है कि आप अंदर क्या सोच रहे हो, आप क्या उसके बारे में जान रहे हो और आप क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो जान जाता है उस चीज को, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है, आपके वाइब्रेशंस उसको समझ आते हैं। तो जब मैं जाती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। हाँ, हो सकता है कि वो मुझे काट भी ले, काटा भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुत्ते उनको ही काटा करते हैं जनरली जो उनसे डरते हैं या जो उनसे चिढ़ते हैं, या जो पहले से ही अजम्पशंस होते हैं ना लोगों के, डंडा लेकर जाऊं क्या, पत्थर लेकर जाऊं क्या, यहाँ पे 4 कुत्ते बैठे हैं, उठकर काट तो नहीं लेगा, देन दे विल हार्म, अदरवाइज नहीं। मुझे एक ये चीज भी लगती है, जैसे अभी हमारी सोसाइटी के बाहर छोटे पपीज फिर से हैं। कल मैं अपने बेटे को स्कूल बस से छोड़कर स्टॉप से वापस जा रही थी, तो उस ड्यूरेशन में मैंने देखा यहाँ उसी 3-4 साल की उम्र के बच्चे रहते हैं सोसाइटी के जस्ट पास में ही। तो जब मैं वहां से लौट रही थी वापस, तो एक पपी को, उसी में से एक 3 साल का बच्चा उसको पूंछ से पकड़ के ऐसे उठा के टांगा हुआ था। तो अब आई डोंट नो, मेरे अंदर ये एक आदत है कि मैं गलत ना होते देख सकती हूँ और ना मैं टॉलरेट खुद के साथ कर सकती हूँ, और मुझे अगर रोड पे भी किसी के साथ ये चीज दिखेगी, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, तो मैं बाय डिफॉल्ट वहां कूद जाती हूँ। मेरा दिस इज गुड थिंग और बैड आई डोंट नो, बट हमारे जैसे लोग ट्रबल में बहुत जल्दी आते हैं और हमारे जैसे लोगों की टारगेट लिस्ट में हमेशा रहते हैं कि हम बहुत तेज हैं। हाँ, तो वो वाला रहता है। तो मुझसे नहीं टॉलरेट हुआ, मैं विद इन अ सेकेंड गाड़ी रोक के मैंने उस बच्चे को बहुत जोर से चिल्ला के डांटा कि ये क्या कर रहे हो, तो उसने तुरंत से उसको नीचे रखा। मैंने कहा वो इतना छोटा है, वो पपी मुश्किल से 20-25 दिन का होगा। तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम ऐसे क्यों टांगे हो, फिर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है, मैंने बोला मैं तुम्हारा पैर पकड़ के अभी टांगू उल्टा, तुमको अच्छा लगेगा? तो फिर उसने तुरंत से छोड़ दिया। फिर उसकी मदर भी आई, उसने बोला, तो मैंने उनको ये चीज बोली क्योंकि मेरे यहाँ 3 डॉग्स थे। तो मेरे यहाँ जो वाइटी था जो आपके यहाँ गया था,
तीनों में से वो एग्रेसिव था। तो सब कंप्लेन करते थे कि ये वो हर किसी को देख के गुस्सा होता था, मतलब उस कोई आ नहीं सकता प्रेमिसेस में। वो नेचर उसका वैसा क्यों था, ये मुझे इस चीज का रीजन पता है। बिकॉज जब मुझे ऐसा लगता है ना कि जब पपीज छोटे होते हैं तब तो उनको टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर किया जाता है। मेरे घर के सामने छोटे छोटे बच्चे आके ना, तब हमारे डोर पे वो नहीं लगा हुआ था, हमने कुछ भी प्रोटेक्शन के लिए नहीं लगाया था। तो हम नए नए शिफ्ट हुए थे, तो वो छोटे छोटे बच्चे ना आके कुछ कुछ फेंक के उसको मारते थे। तब ये लोग पपीज थे, तो तब से उसको ना बच्चों से चिढ़ हो गई। और उसके बाद से ना वो बच्चों से बहुत चिढ़ता था, मतलब उसे बच्चे पसंद ही नहीं थे। मतलब वो 10 साल का होके गया, उसको तब आखिरी तक बच्चे पसंद नहीं थे। वो सिर्फ मेरे घर के बच्चों को प्रोटेक्ट करता था, अदरवाइज कोई भी बच्चा आ जाए ना उसे बच्चे पसंद नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टेंडेंसी जो करते हैं लोग, जो गलत करते हैं, उनकी वजह से वो डॉग्स एग्रेसिव हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग वीडियोस देखते हैं कितने के स्ट्रीट से कोई लड़का बाइक से जा रहा है, उसको कुत्ते दौड़ा रहे हैं सड़क के। हम लोग कार लेकर निकलते हैं, कई बार होता है ना कि चार कुत्ते दो साइड से चल जाते हैं। आप वहां रुक जाओ, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे केसेस में वो कुत्ते बाइट नहीं करते। वो जो कूद कर आते हैं ना एकदम से, उनका इंटेंशन ही होता है आपको डराना। क्योंकि कहीं ना किसी फेस में लाइफ के उन्होंने उस बाइक से या उस कार से किसी को हार्म होते हुए देखा है। वो उनका माइंडसेट है कि भाई बाइक वाला जा रहा है या कार वाला जा रहा है, ये हमको नुकसान पहुंचाएगा। वो चीज उनके दिमाग में रह जाती है और इस वजह से उनका नेचर मतलब लास्ट तक वो वैसे ही रहते हैं, वो बदलते नहीं है। फिर बाकी सबके साथ अच्छे रहेंगे, वही बंदा अगर कार से उतर कर पैदल जाएगा तो उसके साथ खेलेंगे। आपको अभी तक आपने जितना काम किया है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? अरे अभी बहुत काम बाकी है। मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मैं करना चाहती थी कुछ हद तक वहां पहुंच पाई हूँ, या फिर 20%? अच्छा, बहुत काम बाकी है अभी शिवांगी। अभी क्या है कि इट्स जस्ट अ स्टार्ट। ये तो वो है जो मैं उन लोगों के लिए कर पा रही हूँ जो मुझे जान रहे हैं, और मेरा तो अभी एक एरिया लिमिटेड है। ये जो चीज है कि मैं सबसे कहना चाहती हूँ, और ये बात कि यू डोंट हैव टू बी एन एक्टिविस्ट ऑल द टाइम। आपको सोसाइटी में इनको जगह दिलानी है तो आपको पहले अपने लिए अच्छी जगह बनानी होगी। जब तक कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपके फॉर्मूलाज को, आपकी कही हुई बात को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो इंसान कोई भी नहीं बदलेगा। माना कि 2 बार कोई आपको गाली देगा, लेकिन उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। और ये सबसे पहले ह्यूमंस में चेंज करना है। ह्यूमंस जब खुद से बदलेंगे तब जाके तो हम उनको जगह दिला पाएंगे। तो वो एक बहुत लंबी जर्नी है, वो इतनी इजी होगा नहीं। तो उसके लिए अभी बहुत काम बाकी है। अच्छा, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है हर चीज में? गवर्नमेंट का अपना खुद का काम है, गवर्नमेंट करती ही रहती है, लेकिन गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है अभी तक, जितना मैं देख रही हूँ। चाहे आप एबीसी देख लीजिए, यहाँ पर बर्थ कंट्रोल का जो चलता है उसमें भी बहुत कुछ आता है, गवर्नमेंट से मिलता है, करते भी हैं, कैच होते हैं डॉग्स को, फिर ले जाकर वापस छोड़ना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। हर चीज का एक पूरा का पूरा हिसाब बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सब चीजें उस हिसाब से प्रॉपरली चल रही हैं। हालांकि बहुत लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, मेरे ही साथ के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ कभी, लेकिन फिर भी अप्रिशिएट करती हूँ। 500 डॉग्स का, स्ट्रेस का, जिन्होंने सर्जरी कराया है, सब कराया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है बर्थ। जब हम बर्थ कंट्रोल कर लेंगे उस टाइम पर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन सारा बर्थ कंट्रोल करके क्या हम इस जीव को खत्म नहीं कर देंगे? तो मैं उस तरफ से भी सोचती हूँ कि हम जब बर्थ कंट्रोल की तरफ जा ही रहे हैं और हम इतना अग्रेसिवली इस चीज को कर रहे हैं कि एक दिन में 10-10 कुत्तों का सर्जरी हो रहा है, न्यूटर हो रहे हैं, फिर एक टाइम पर हम क्या सोच रहे हैं कि ये खत्म हो जाएंगे, डॉग फ्री।
टॉप फ्री कंट्री तो इज इट गुड फॉर अस? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है कि उनके मतलब के सर्वाइवल्स बहुत ज्यादा बहुत कठिन होता है, उनको सफर करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी तो हमको इंसानों में हमको सिर्फ ये नहीं करना है कि हमको इनका बर्थ कंट्रोल कर लेना है, हमको ये भी करना है कि सरकार जो है बच्चे और जो हो रहे हैं उनके लिए कुछ करे। शेल्टर बनाना हो, चाहे चाहे फूड, जैसे गायों के लिए होता है, गौठान होता है, सब होता है, वैसे ही इनके लिए भी होना बहुत जरूरी है। करेगी सरकार से, मांगा जाएगा तो सरकार जरूर करेगी। आपको आपकी तरह लोग मिलते हैं बहुत कम। जो ये माइंडसेट रख के चलते हो, या आपको ऐसा लगता हो कि कभी आपको अपनी कोई टीम बनानी हो, क्योंकि जो जिस रास्ते पे आप हैं वो अकेले से तो नहीं होगा उसमें आपको अकेले से बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि आई नीड अ टीम, या मेरे जैसे लोग रहे मैं उनके साथ जुड़ के करूं, या ऐसा कभी आपके माइंड में आया, या आपने कभी ऐसे किसी को अप्रोच करने की कोशिश की? सोचा तो बहुत बार है कि अगर मैं जिस मजबूती से खड़े होकर या जितने डेडिकेशन से मैं करती हूँ, वैसे अगर 2 लोग भी मुझे और मिलते हैं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि वो 2 लोग भी जैसा मैं सोचती हूँ, वो उस सोच के मिलने वाला जो पॉइंट होता है ना, वहां आकर क्लैशेस हो जाते हैं फिर। अच्छा, और क्या माइंडसेट है आपका? यही कि मुझे पहले इंसानों को समझाना है। मैं जैसा कि मैंने बताया अभी कि एक फैमिली है, उस फैमिली के लोग एक डॉक्टर के घर पर पत्थर मार रहे हैं क्योंकि उसने एक स्ट्रे को खाना खिलाना शुरू किया है और उस स्ट्रे ने उनके फैमिली के किसी इंसान को काट लिया है। वो डॉक्टर उनको बाकायदा वैक्सीनेट करके रखी हुई है, न्यूट्र करवा रखा है, सब कुछ उसने अपनी, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उस लेडी ने सब कुछ करवा के रखा हुआ, फिर भी वो अपने घर पे पत्थर खा रही है, गालियां सुन रही है। अब वो अकेली है वहां पर, तो वो जाकर उनको बोल नहीं पा रही है कुछ भी। तो वो जो 5 लोग 10 लोगों की फैमिली है, जैसा उन्होंने मुझे बताया था कि मैडम आप बात नहीं कर पाएंगे, दे आर टू हार्श, आप नहीं बात कर पाएंगे। तो मैं थी वहां पर, मैंने कोशिश की, मैंने कहा नहीं, ट्राई तो मैं करूंगी एक बार, क्योंकि कुछ भी हो, कान ऊपर वाले ने उनको, दिमाग ऊपर वाले ने उनको दिया हुआ है, सुनेंगे वो, मैं अपनी बात रखूं तो सही। फिर मुझे पता चला कि वही फैमिली, उनके घर में खुद 2 कुत्ते हैं ऑलरेडी। तो मैं गई, मैंने उनसे बात की, मैंने उनको समझाया कि दे आर हार्मलेस। हाँ ठीक है, काटा है अगर तो आपके कुछ ना कुछ रहा होगा, आप डंडा लेकर चल रहे थे, उसने काट लिया। तो वो अलग, उसका कुत्ते के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, भाई वो जीव है, ऐसा काटने के लिए है वो, आप इंसान हो, आपको कैसे हैंडल करना है ये इम्पोर्टेंट है। अब फिर बात वही आ जाती है कि अगर मैं अपनी जगह किसी और को वहां भेजती तो वो उस बड़ी फैमिली से जाकर बात ही नहीं कर पाता। जो चीज मैंने बहुत इजीली हैंडल कर ली थी, क्योंकि मैंने उनको समझाया कि वो हार्मलेस है, काट भी लिया है तो आपको रेबीज नहीं होगा, और इसके बाद उनके बच्चे नहीं होंगे, तो कितनी लाइफ है उनकी, 8-10 साल बेचारे जीते हैं, जीने दीजिए उनको सुकून से। 2 रुपए का 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट आप लेकर जाएंगे, 2 बिस्किट डालेंगे, वो शांत हो जाएंगे, आपको नहीं काटेंगे। तो जब हम किसी को बोलेंगे ही नहीं, ऐसा बताएंगे ही नहीं, तो कैसे होगा? और ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये हर कोई नहीं करता है शिवांगी। लोगों को लगता है कि अरे वो फैमिली बहुत रूड है, चलो हम लड़ कर आते हैं। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। हम लड़कर कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। अभी तक का आपका ऐसा कोई रेस्क्यू आपको याद है जो बहुत डिफिकल्ट रहा हो? डिफिकल्ट तो होता है, और डिफिकल्ट क्या था, मेरी ही कार से एक्सीडेंट हुआ था उस बच्चे का। मैं जा रही थी और एक मदर और 2 पपीज रोड क्रॉस किए, मैंने गाड़ी रोक दी और वो रोड क्रॉस करके चले गए, और जैसे ही मैंने एक्सेलरेट किया है मेरी गाड़ी को, कार को, एक वापस लौटकर मेरी कार के सामने आ गया। छोटा पप था, मेरे ख्याल से होगा 3-4 महीने का, 4 महीने का होगा। वो मेरी गाड़ी से टकराई और मैंने तुरंत ही ब्रेक मारा। बहुत तेज गर्मी थी, मई का टाइम था शायद, और सड़क एकदम जल रही थी। अब मैं जा भी नहीं पा रही हूँ उसको छोड़कर, और वो उसकी मदर और वो जो एक और पप था वो तो दे रैन अवे। वो जो पप था वो बेचारा डरा हुआ था बहुत ज्यादा,
इंजर्ड नहीं था सच बहुत ज्यादा, क्योंकि कहीं कोई ब्लड नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं, लेकिन उसको गाड़ी का धक्का लगा था। और 4 महीने के बच्चे को गाड़ी का धक्का लगेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। उससे ज्यादा तो मैं डरी हुई थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तो मैं गई हूँ, मैं उसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ, और वो बहुत गुस्से में था उस वक्त, डरा हुआ भी था बहुत ज्यादा। तो मैं उसको बहुत कोशिश कर रही थी कि वो सड़क से थोड़ा किनारे हो जाए, क्योंकि सड़क एकदम जल रही थी। मैं उसको उठाऊं, उसके हाथ पैर चेक करूं, कुछ करूं, वो मुझे छूने नहीं दे रहा था। आधे घंटे उसने मुझे परेशान किया उसी हालत में, चिलचिलाती धूप में हम खड़े, ना वो खुद उठ रहा है वहां से, ना मुझे हिलने दे रहा है वहां से, लेटा हुआ है और चिल्लाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है। मैं डर रही हूँ कि कहीं हाथ पैर ना टूट गया हो इसका, इंटरनल कुछ ना लग गया हो। मेरे हस्बैंड थे साथ में और गांव के लोग थे। बोल रहा है मैम छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, वो काट लेगा, लेकिन हम तो ज्यादा ज्ञानी हैं, तो हमने उसे छोड़ा नहीं। हमने कहा नहीं, हम छू कर तो हम देखेंगे एक बार। दैट टाइम उसने मुझे काट लिया था। काट लेने के बाद भी उसने जब मुझे मेरा हाथ पकड़ा था ना, तो मैंने अपना हाथ छोड़ दिया था लिटरली, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं थोड़ा भी कोशिश करूंगी तो बहुत खराब हो जाएगा वो। अब वो सब चिल्ला रहे हैं। वो रेस्क्यू ऐसा था कि उसको देखने के चक्कर में, मतलब मेरा एक हाथ उसके मुंह में था और ब्लीड कर रहा था मेरा हाथ बाकायदा, पूरा सड़क खून खून हो रही थी, उसका खून कहीं नहीं था। और मैं उसका पैर हाथ सब चेक कर रही हूँ। वो रेस्क्यू बहुत ही खराब था मेरा। फिर मैंने उसको पूरा चेक किया, धीरे से उसने मेरा हाथ छोड़ा, और जब मैंने हाथ हटाया मैं तो ब्लीड कर रही थी, और वो दौड़ लगा कर भाग गया। वो बहुत कुछ पपीज होते हैं जो चिल्लाते बहुत ज्यादा हैं। चिल्लाया था, वो बहुत चिल्लाया था, और दौड़ दौड़ कर वापस चला गया वो अपनी मम्मी के पास। आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या मिसकंसेप्शंस हैं स्ट्रे डॉग के लिए? कि वो काटते हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वो काटते हैं, और वो काटेंगे तो हमें रेबीज हो जाएगा, हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हर कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है ये रेबिस वाला? रेबीज एक वायरस है, एक इन्फेक्शन है, जो अगर किसी डॉग में है तो उसके काटने से ही किसी और को होगा। अदरवाइज हर किसी कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए रेबीज नहीं भी हो रहा है तो भी पेन तो होगा, ऑब्वियस बात है, लेकिन हर कुत्ता नहीं काटता है। अच्छा, अब हर कुत्ता नहीं काटता है का मतलब ये नहीं है कि आप हर कुत्ते को जाकर छेड़ना शुरू करें। मैं जाती हूँ मरीन ड्राइव में, वहां पर मुझे कम से कम 10-12 कुत्ते मिलते हैं, जिसमें से 5-6 कुत्ते तो अल्ट्रा फेमिलियर है मेरे साथ, इतना इतना ज्यादा, ऐसे मेरी कार के अंदर तक आ जाते हैं वो, जबकि स्ट्रेज है सारे। लेकिन उसी में से कुछ 3-4 हैं जो बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं मुझे, तो मैं उनको बहुत ज्यादा चिपकाने की कोशिश नहीं करती हूँ। उनका एक कंफर्ट जोन है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है कि आके मेरी गोद में बैठे, तो मैं उनको खींच करके, नहीं भाई ये बच्चा आ रहा है तो वो क्यों नहीं आ रहा है। लोग ये भी नहीं समझते हैं कई बार, तो फिर बच्चों को काट लेना, या बड़े लोगों को भी। फिर कभी होता है कि अगर वो सोए हुए हैं तो भाई आप अपनी गाड़ी थोड़ा साइड से निकाल लेना, क्या जरूरत है कि आप उनको उठा कर ही गाड़ी निकालेंगे। तो ये सारी चीजें, मिसकंसेप्शन यही है कि हर कुत्ता काट लेता है, ऐसा नहीं है, हर कुत्ता नहीं काटता। और ऐसा हुआ है कभी कि किसी ने आपको बोला हो कि आप स्ट्रे डॉग की इतनी हेल्प करते हो, हम आपके नाम पे केस कर देंगे, हम पुलिस के पास जाएंगे, तो ये क्या लॉजिक रहता है? इसमें पुलिस का कोई रोल है? देखिए, कई बार तो हम ही लोग थाने जाते हैं बोलने के लिए कि किसी ने किसी को रिलोकेट कर दिया, या तो फिर किसी ने मार दिया। बहुत बड़ा केस हुआ था, उस बंदे को तो 7-8 दिन जेल भी हो गई थी, चला गया था, लेकिन क्योंकि फॉलो अप लेने के लिए लोग नहीं होते हैं, इसीलिए चीजें छूट जाती हैं बीच में। उसने उसके घर की छत पर चढ़ जाया करता था, वो सुबह ड्रिंक व्रिंक करके वॉटेवर, उसने उसके ऊपर पत्थर पटक दिया बीच चौराहे पर। उसका वीडियो था हमारे पास, इसीलिए हम उसको पकड़ पाए। पकड़ा गया, जब नशा उतरा तब समझ में आया कि क्या किया है। मैं गई, मैं मिली उस लड़के से, काउंसलिंग भी की। ऐसा कौन सा नशा कर लेते हैं लोग कि जिन्हें ये नहीं समझ में आता कि नॉनसेंस, डॉग है या कंप्लीटली क्या है? नॉनसेंस। नहीं नहीं, ये सिर्फ कहने की बात होती है। इंसान नशा करके अपने ग्रजेस निकाल रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, वो उसको उससे मतलब नहीं है। वो कुत्ता है बेचारा, कुछ बोल नहीं पाएगा, इसीलिए। वाइफ होती तो शायद वाइफ के साथ करता,
कोई उसके नीचे काम करने वाला कोई एम्प्लॉय होता उसके साथ करता। ये अंदर की मानसिकता है इंसान की, ये कुत्ता हो या किसी के भी ऊपर निकल सकती है, लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो यही बताता है कि ही वॉज ड्रंक, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ड्रंक्ड है उसने उस कंडीशन में अगर कुछ किया है तो लॉ के हिसाब से हम उसका कुछ कर नहीं सकते। तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिला? पनिशमेंट मिला था, वो 8-10 दिन जेल में भी रहा था। फिर अगर उसके आगे और कुछ केस होता, बढ़ती चीजें, तो शायद और भी उसको होती सजा। कुछ जुर्माना भी लगा था उस पर, लड़के पर 7,000 का कुछ जुर्माना भी हुआ था। बहुत सारी धाराएं हैं जो चलती हैं अगर आपने किसी एनिमल को हर्ट किया है। और पुलिस का क्या रिस्पांस रहता है? वो पॉजिटिव रिस्पांस करते हैं? जो डॉग एनिमल है वो पॉजिटिव रिस्पांस करते हैं। जो जो एनिमल लवर्स, एनिमल लव, हाँ बिल्कुल, जो जिनके घरों में है या जो पसंद करते हैं पेट्स को या स्ट्रेस को, वो करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। और कई एकदम ही न्यूट्रल होते हैं जो केस को समझते हुए आपको सपोर्ट करते हैं। एकदम से कोई आपको अपोज करे ऐसा मुझे तो अब तक कोई नहीं मिला है। बात फिर वहीं आ जाती है घूम फिर कर कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कैसे अपनी बात रख रहे हो उनसे। तो करते हैं, पुलिस वाले भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। आप ने तो पहले ही मुझे बता दिया कि मैं अगले 1 साल में अपने एनजीओ को एक शेल्टर में बनाना चाहती हूँ। उसके अलावा आपका ऐसा कुछ माइंडसेट है, कुछ आपका प्रोजेक्ट है या कोई ऐसा इनिशिएटिव है जो आपको लगता है कि आपको एग्जीक्यूट करना है? वो मेरा जो एनजीओ है, जैसा कि मैंने बोला कि एनजीओ बनाने का कारण मेरा सिर्फ इतना था ताकि मैं लोगों की रीच तक पहुंच पाऊं। शेल्टर जो है, अगर मैं एनजीओ नहीं भी बनाती तो भी मैं शायद शेल्टर प्लान करती। और अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस के लिए सोचूं ऐसा नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस के लिए तो ऐसा है कि अगर स्ट्रे की डेथ हो गई है तो गाड़ी आती है उठाकर ले जाती है, उनका जो भी करती है वो। लेकिन जो घर में पले हुए जानवर होते जो हैं, नगर निगम की गाड़ियां आती हैं एनिमल्स को ले जाने या पेट्स को लेके जाने, वो क्या करते हैं इसके बाद? वो ले जाते हैं, वो दफना देते हैं। उनकी जगह है अलग अलग, आउटर्स में काफ़ी जगह है ऐसी, चाहे वो गाय हो, बैल हो, कुत्ते हो। जब हम कंप्लेन फाइल करते हैं वहाँ पर एक नंबर है टोल फ्री, उस पर जब हम कॉल करते हैं वो लोग आते हैं अपनी गाड़ी लेकर लेकर जाते हैं, डिग करते हैं और उसको वहाँ पर दफना दिया जाता है। ऐसा है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे थ्रू लोग आपको सुनेंगे जानेंगे, अगर उन्हें आपके साथ कंट्रीब्यूशन करना है तो वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मैंने अपने एनजीओ का कोई पैन कार्ड नहीं बनवाया है अब तक, कोई अकाउंट नहीं बनाया है। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन है मेरी वो है फिजिकल की, कि आप हेल्प करना चाहते हैं, आप मेरे साथ आकर नहीं भी कर सकते हैं तो भी आप अपने एरिया के पेट्स जो स्ट्रेज हैं उनके लिए खाना खिलाइए, उनको उनकी हेल्प कीजिए। बीमार है, कुछ है जहाँ पर आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई रेस्क्यू है ऐसा कुछ, आप बिल्कुल जब मर्जी, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी मेरा फ़ोन हमेशा ऑन होता है। आप जब मर्जी तब आप कॉल कर सकते हैं मुझे, मेरे नंबर दिए हुए हैं गूगल पर, आप सर्च कर सकते हैं। और अगर मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं उस समय वहां पर उपस्थित होती हूँ। आप कभी ऐसा नहीं करते कि आप पर्टिकुलर कोई एरिया सर्वे करने के लिए निकले, स्ट्रे के लिए या डॉग्स के लिए, ऐसा कभी? नहीं शिवांगी, एक्चुअली क्या है कि इतने सालों से क्योंकि हम ये कर रहे हैं तो अब हमको पता है कि कौन से एरिया में कौन है जो कि एक्टिवली काम कर रहा है। और हर एरिया में कोई ना कोई है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, बहुत लोग हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब तक अगर वो प्रेजेंट नहीं है वहां पर, या वो किसी जरूरतमंद की रीच में नहीं आ पा रहे हैं और वो कॉल मेरे पास आया है, तभी मैं उस जगह पर जाती हूँ। मैं रहती थी एक समय में कबीर नगर टाटी में, जब मैं रहा करती थी तब मैं मुआ आया करती थी, जबकि यहाँ पर भी फीडर्स हैं, देखने वाले लोग हैं। लेकिन ये चीज भी अच्छी है मेरे साथ कि इतने सालों में जो मेरे लिंक्स बने हैं यहाँ पर इस फील्ड में, जो स्ट्रेस की हेल्प करने वाले बच्चे हों, चाहे चाहे डॉक्टर्स हों, ऐसा है कि अगर मैं नहीं पहुंच पाती हूँ तो मैं एक कॉल भी अगर कर देती हूँ तो वो देख लेते हैं। तो मुझे एग्जैक्ट एक जगह पर जाकर सर्वे करने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है, हर एरिया के लिए लोग हैं यहाँ।
तो आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप तक आप जैसे लोग पहुंचे? अभी तो फिलहाल आपके सामने बैठी हुई हूँ, यही यही ये भी एक जरिया है कि मुझ तक मेरे जैसे लोग पहुंचे। बहुत सारे लोग पहुंचते भी हैं, पहुंचे भी हैं। बस ये है कि आज के समय में शिवांगी वक्त नहीं है किसी के पास। समझ रहे हैं आप? मेरा अच्छा खासा काम, जॉब, मैं हमेशा से मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो जाऊंगी कि मैं अपने काम छोड़कर ये काम करूंगी। और मैंने वो किया है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि वो जरूरी है करना। तो जो ये कॉम्प्रोमाइज कर सकता है अपनी लाइफ में, वो जरूर आ सकता है मेरे पास। आपको आपकी कैसी क्या विश है कि आपको क्या लगता है कि लोग किस चीज को समझें आपके काम को लेके? लोग इस चीज को समझें कि सब कहते हैं कि एनजीओ है तो स्ट्रेस के लिए काम करना, और जो अबैंडेंड्स हैं उनके लिए काम करना। भाई, जो पेट पेरेंट्स हैं उनके भी पेन सेम है। जिनके घरों में पेट्स हैं, उनको उनकी डेथ हो जाए या फिर वो बीमार हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी 24 आवर्स की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो जो जिनके घरों में पले हुए लोग हैं, उनका भी रिस्पेक्ट सेम करना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सड़क के कुत्तों का ही वैल्यू है, जिनके घरों में पले हुए हैं तो नहीं उनके पास पैसा है या वो इस परिस्थिति में है कि कर सकते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता है। पैसा होने के बाद भी कई बार लोग नहीं हेल्प कर पाते हैं। तो उस जगह पर मैं चाहती हूँ कि उनके लिए भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हर कोई रखे। और आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों के लिए? मेरी तरफ से जो मैसेज है, बस मुझे यही कहना है कि हम अपनी जुबान का इस्तेमाल इस तरह करें कि हम ये जो दो लोग हैं ना, अभी क्या कम्युनिटी बन गई है, डॉग हेटर्स, डॉग लवर्स, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्योंकि डॉग हेटर्स जैसी कोई कम्युनिटी नहीं है। इट्स ऑल वर्बल। ये हम बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि जो फीड करा रहा है या जो अरे रे कर रहा है वो डॉग लवर है, और जो पास से गुजर जा रहा है वो डॉग हेटर नहीं है। बस वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है उस चीज में, क्योंकि उसको जरूरत नहीं समझ में आ रही है। हमको उसको इन्वॉल्व कराना है। हमको उसको कोई डॉग लवर का टैग नहीं देना है ना? लेकिन हमको उसको अवेयर करना है कि भाई ये सोसाइटी आपकी है, ये काम आपका भी है ना? हम अपने घर के आसपास गंदगी हो जाती है तो साफ कराने का काम हम करवाते हैं ना। उतना अवेयरनेस सबको है। फिर ये जो बच्चे हैं सड़क के हैं, इनको आप नहीं भी खिला रहे हो, लेकिन आप उनको मारो मत, पीटो मत। जिनके घरों में कुत्ते हैं, आप वो भौंक रहा है या कुछ कर रहा है, उनसे नफरत करना, ये सब लड़ाई झगड़ा करना, हाँ, ये चीज भी है। मेरे ही नोन में है कुछ लोग जिनका ये कहना है कि हमारे आसपास के घर में जिन्होंने डॉग पाला उनका डॉग बहुत भौंकता है। तो मुझे ये बेसिक सी चीज नहीं समझ में आती कि हमने, सोसाइटी ने तो कुछ ऐसा कहीं रूल नहीं बनाया है ना कि जो जिनके पास डॉग होंगे वो न्यू रायपुर में जाके घर खरीदें या उन्हें वहां रहना है और बाकी नॉर्मल लोग को रायपुर में रहना है। या अगर किसी के यहाँ डॉग है भी, तो मुझे तो ऐसा लगता है अगर कहीं कोई डॉग भौंक रहा होता है तो मैं कंसर्न्ड हो जाती हूँ सुन के कि क्या हुआ है, हो रहा है, क्या हुआ है ना? मुझे ये नहीं लगता कि ये क्यों भौंक रहा है, मुझे बहुत शोर हो रहा है। कईयों की कंप्लेन है इनकी वजह से हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाता है। ये तो लॉजिक ही नहीं है इस बात का। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो 18 कुत्तों के बीच में भी पढ़ता है जबकि वो सारे भौंकते हैं। सुना है ये सब कुछ कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाता है, हमें बहुत डिस्टर्ब होता है, इनका डॉग बहुत भौंकता है, बहुत ये होता है, हमको बहुत ट्रबल होता है। तो मैं ये सारी चीजें जब सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग में क्या है नहीं पता किस हिसाब से। वो बच्चा कभी नहीं कह रहा होता है कि डॉग बार्किंग से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये पेरेंट बोल रहा है ना? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि शायद अरे मेरे बच्चे के 90% आ जाते, वो आए नहीं है, मतलब क्या बोलूं, 89% आए क्योंकि डॉग बार्क कर रहा था। राइट। तो ये जो चीज है ना, हम लोगों को सोसाइटी में, जो मेरा जो मैसेज है वो यही है कि इस चीज को समझो कि वो एग्जिस्ट करते हैं, ये उनकी सोसाइटी है। चाहे वो घर का पला हुआ जानवर हो, चाहे वो सड़क का हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, बकरी हो, वॉट एवर,
उसकी जगह है वो, हमको उसको बराबर से रिस्पेक्ट करना है। और हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो समझदार हो जाए, वो काटे ना। अरे भाई, हम कल्चर्ड हो रहे हैं ना, हम जितना अच्छा समझदारी से हम डील करेंगे, हमको वैसा ही मिलेगा सब कुछ। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है उनके लिए। थोड़ा एफर्ट लगाइए, थोड़ा अपने मन को खोलिए, थोड़ा प्यार बढ़ाइए उनके लिए। सब कुछ नॉर्मल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। दैट इज इट। आपसे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हमेशा ही अच्छा लगता है क्योंकि मेरा एक कनेक्शन है, मे भी शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास डॉग्स रहे हैं तो इसलिए होगा। मैं यही चाहूंगी कि अब आने वाले इयर्स में आप बहुत अच्छा ग्रो करें, और मेरा सपोर्ट हमेशा ऐसी कम्युनिटीज के साथ रहता है जो मैं बोलती तो हूँ जरूर, बट कई बार ऐसा होता है कि मैं आ नहीं पाती या मैं जा नहीं सकती, या इतनी सारी चीजें लाइफ में होती हैं कि माइंड से स्किप हो जाता है कि हाँ हमें वहां भी कुछ कर देना चाहिए, या कोई हेल्प कर देनी चाहिए, या थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस दे देनी चाहिए, बट नहीं हो पाता। बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं जरूर से ऐसा करूंगी। मुझे ऐसा लगता है शुरुआत हम ही से होनी यू चाहिए। आर मोस्ट वेलकम। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी के लिए कुछ करना चाहिए, आप बहुत दूर नहीं भी जा पा रहे हैं अगर, तो मैं तो सच में बोल रही हूँ कि आपने अपने घर के बाहर के भी अगर 4 कुत्तों को एक टाइम का फीड दिया ना, आई एम सेटिस्फाइड। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो। क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने बोला, हर एरिया में हर जगह लोग हैं। आप उतना उतना भी अगर करते हैं ना, तो इन सब के लिए हो जाएगा। एक इंसान अगर एक कुत्ते को भी फीड करा रहा होता है ना, तो भी सब चीजें, प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक आपके थैंक्स। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड आई विश आपका शेल्टर जल्दी कंप्लीट हो। और मैं अपनी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हम मैम की प्रोफाइल मेंशन करेंगे, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे नहीं है, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं भी उसी सिचुएशन में इनसे मिली थी जब मेरे पास मेरे डॉग को दफनाने की जगह नहीं थी, तो आप डेफिनेटली इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता होना चाहिए कि रायपुर में महादेव घाट में हमें अलाउड है जाकर, वहां पे हम अपने डॉग्स का अंतिम संस्कार करवा सकते हैं, हम उन्हें दफना भी सकते हैं। हम उन्हें, अगर आप हिंदू हैं और आप चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार जलाकर करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप मैम से कनेक्ट हो सकते हैं, ये आपको पूरा गाइड करेंगी, इनकी टीम रहती है वहां पे, वो आपको हर तरीके की चीजें करेंगी। इनके पंडित जी भी हैं वहां पे, वो सारी पूजा पाठ विधि विधान के साथ सारी चीजें करते हैं। और आपका जो भी कंट्रीब्यूशन हो, अगर आप फिजिकल जा सकते हैं तो जा सकते हैं, और नहीं तो आप मैम से कनेक्ट करके आपको जो लगता है कि आपके लिए बेस्ट है और उनके लिए जो आपकी तरफ से बेस्ट है, आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप आए हमारे इस एपिसोड में। और मैं बहुत ज्यादा ग्लैड फील कर रही हूँ इस चीज के लिए कि एटलीस्ट मेरे थ्रू मैं शायद कुछ लोगों को पहुंचा पाऊंगी आपकी तरफ तक, और उन लोगों के लिए भी कि जिन्हें एटलीस्ट ये पता रहे कि हाँ देयर इज अ हमारे सर्विस, राइट। डॉग्स के हमारे लिए डॉग्स ऐसा के लिए, नहीं है कि हमें लोगों का प्लॉट ढूंढना पड़ेगा जा जाके। राइट राइट, ये बहुत कठिन होता है, और उसके लिए ही मैं हूँ। और इसीलिए आप मुझे सर्च कर सकते हैं गूगल पर, आई एम अवेलेबल। एक चीज और है इसमें कि लोगों को पता नहीं है, जो पेट ओनर्स हैं, कि डॉग इंश्योरेंस भी है दुनिया में, इंडिया में लोग जानते नहीं है। मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे बच्चों का कराया हुआ है, और उसके बेनिफिट्स भी लिए हुए हैं। सर्जरी कराने पर, ओपीडीज जाने पर, बहुत एक्सपेंसिव होता है इनका इलाज कई बार, और इस वजह से भी बहुत सारे पेट्स नहीं सरवाइव कर पाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि प्लीज एक बार इसके बारे में अपने डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर्स जानते हैं इसके बारे में। और अगर आपको डॉक्टर से ना पता चले, तो मेरा लिंक तो शेयर हो ही रहा है, प्लीज एक बार उस पर आकर क्लिक करें, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं जरूर बताऊंगी। पेट पेरेंट्स के लिए ये मेरी राय है कि डॉग इंश्योरेंस जरूर कराएं। That is it.